हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी सेकेंड ईयर, जिसमें मैं संस्कृत शिक्षण का अध्ययन करवाता हूँ। और इकाई 2 अपन ने स्टार्ट की थी ऑफलाइन क्लास में, और उस ऑफलाइन क्लास में हमने उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी उच्चारण स्थान में प्रयत्न के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रयत्न आपको पता होगा कि हम किसी भी कार्य करने के लिए एक जो कोशिश करते हैं उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। अब प्रयत्न जैसे अब उच्चारण में इसका अर्थ क्या होगा कि ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न या चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। यानी ध्वनियों के अपने जो मुंह से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को उच्चारण में हम जिस तरह की एक बल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, और जिस तरह से मुंह से हवा निकालते हैं, वो सभी उसमें वो एक तरह का यत्न है, वो चेष्टा है। और उसी यत्न और चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। और उसी यत्न और चेष्टा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। यह 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर तंत्री में कंपन के रूप में। स्वर तंत्री के कंपन के रूप में। कंपन के रूप में। दूसरा है श्वास वायु की मात्रा के रूप में। श्वास वायु की मात्रा के रूप में। और तीसरा है मुख्य अवयवों के द्वारा। मुख्य अवयवों द्वारा सांस को रोकने के रूप में। श्वास को रोकने के रूप में। रोकने के रूप में। तो ये 3 तरह के प्रकार है प्रयत्न के। स्वर तंत्री के कंपन के रूप में, यानी जो हमारा मुंह है, उस मुंह में अलग अलग वर्णों के लिए एक कंपन पैदा होता है। उस कंपन को ही स्वर तंत्री के रूप में माना जाता है। श्वास वायु की मात्रा के रूप में। अब श्वास वायु जैसे अल्प वायु निकलती है, महावायु निकलती है, उन दोनों के रूप में। और मुख्य अवयव द्वारा सांस को रोकने के रूप में। कई बार ऐसा होता है कि श्वास को रोकते हैं तो उसमें भी कई वर्णों का उच्चारण होता है। तो हम इन 3 रूपों को देखेंगे। सबसे पहले है स्वर तंत्री के कंपन के रूप में। मैं ये पूरा मिटा देता हूँ। समझने के लिए लास्ट तक वीडियो पे बने रहे। पहला है स्वर तंत्री के कंपन के रूप में। कंपन के रूप में। स्वर तंत्री के कंपन के रूप में। क्या होता है स्वर तंत्री के कंपन के रूप में? स्वर तंत्री के बनाया कि स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर, अपन बोल सकते हैं कंपन के आधार पर। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यंजन के उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। इसको बोलते हैं सघोष और
इसको सघोष भी बोल सकते हैं या घोष भी बोल सकते हैं। और दूसरा है अघोष, ठीक है, मतलब घोष यानी जोर से आवाज, घोष यानी जोर से, सघोष या घोष की मतलब जोर से आवाज, और अघोष यानी धीमे आवाज, मतलब जिसमें आवाज तेज ना हो। तो अब सघोष सबसे पहले अपन देखेंगे कि सघोष किससे कहते हैं और सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में स्पंदन होता है, यानी मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, स्वर तंत्री में स्पंदन होता है। हमारे मुंह से जो वर्णों का उच्चारण होता है, उन वर्णों के उच्चारण में अगर हमारे स्वर तंत्री में अगर स्पंदन हो तो उसको हम सघोष वर्ण कहते हैं। कौन से? सघोष वर्ण। अब सघोष वर्ण अब कौन से होते हैं सघोष वर्ण? वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है। फिर ये इसके अलावा ड, ठीक है, ज, य, र, ल, व और ह, अंत में ह, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद में समार, ये भी आते हैं, नाद, ये भी आएंगे, और सभी स्वर ये भी किस में आएंगे? सघोष में। और अगर हम माहेश्वरी सूत्र के हिसाब से देखें, अगर हम पूरे जितने भी, ये तो एक मैंने हिंदी वर्णमाला के अनुसार बताया, अगर हम माहेश्वरी सूत्र के हिसाब से देखें तो हस प्रत्यार, मैंने प्रत्यार बताया था, हस प्रत्यार। अब हस प्रत्यार का मतलब समझिए, ह से लेकर स के बीच में जितने भी माहेश्वरी सूत्र में वर्ण आते हैं वो सभी वर्ण किस में आएंगे? सघोष में। अब दूसरा है कि अघोष। कौन सा? अघोष। अब स्वर तंत्री में स्पंदन होता था, यहाँ पे क्या होगा? स्वर तंत्री में निस्पंद होता है, निस्पंद यानी यहाँ पे कंपन होता है और यहाँ पे कंपन नहीं होगा। कई वर्ण होते हैं जिसको बोलने से मुंह में कंपन पैदा होता है, और कई वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने से कंपन पैदा नहीं होता। तो ये इसमें वही वर्ण आएंगे। जैसे अब जिसमें तीसरा चौथा पांचवा, तो बच गया क्या? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। आप चाहो तो दोनों में से एक याद कर सकते हैं। अगर आपको सघोष याद है और आप बाई चांस अगर अघोष का पूछ लेते हैं, तो आपको सघोष में जो याद है, जो बच गए वर्ण, वो किस में आएंगे? अघोष में आ जाएंगे। और अगर आपको अघोष के याद है, तो अघोष के अगर आपको याद है और बाई चांस कभी परीक्षा में आ जाता है, तो वहां पे अगर सघोष का पूछ लिया और अघोष के सभी वर्ण याद है, तो जो बच गए हैं, मतलब आपको जो याद है उसमें नहीं है, तो उसका मतलब वो किस में जाएंगे? वो जाएंगे सघोष में, ठीक है। अब इसमें क्या कहेगा? पहला और दूसरा वर्ण, उसके बाद में ह, स, और ये वर्ण आएंगे, ठीक है। इसके बाद में विवाद और श्वास, और अगर माहेश्वरी सूत्र के हिसाब से देखें तो क्या जाएगा? खर प्रत्यार, खर प्रत्यार, खर प्रत्यार, ठीक है। ये तो था स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर, जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सघोष और अघोष, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट श्वास वायु के मात्रा के आधार पर,
श्वास वायु के आगे। दूसरा है श्वास वायु की मात्रा के अनुसार के रूप में। मतलब अपन जो श्वास लेते हैं उस श्वास में जो वायु छोड़ी जाती है और ली जाती है उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को देखेंगे। ये भी दो भागों में मैं ऐसे इसका समझा देता हूँ। दो भागों में, एक तो है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण जिसमें कम मतलब वायु अपने मुंह से निकलती हो, और महाप्राण में जिसमें अधिक वायु प्राण निकलती है। अब अल्प प्राण का मतलब क्या था, इसका उच्चारण करते समय प्राण वायु पर कम बल लगता है, यानी प्राण वायु पर कम बल। ठीक है, ये इसका एक अर्थ हो गया। और यहाँ पे प्राण वायु पर अधिक बल, इसमें अधिक बल लगता है, इसमें कम लगता है और इसमें अधिक लगता है, इसलिए इसको अल्प प्राण कहते हैं और इसको महाप्राण कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं अल्प प्राण में? देखो, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, फिर ड, य, र, ल और व। ठीक है, अब अगर इसको हम संस्कृत यानी महर्षि सूत्र के हिसाब से अगर इसको याद करना चाहे तो आपके ये हो जाएगा यण प्रत्याहार। किसमें आ जाएगा? यण प्रत्याहार। तो यण प्रत्याहार, आपको यण याद हो तो ये संधि में भी आता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें आएंगे महाप्राण में वर्ग का, यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा है, तो बच कौन गया? वर्ग का चौथा व पांचवा वर्ण, नहीं सॉरी, दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, और इसके बाद में जो शेष रह गए स और ह, ये किसमें आएंगे? महाप्राण में। और इसको संस्कृत में अपन सल प्रत्याहार करते हैं, महाप्राण में सल प्रत्याहार। ठीक है, तो ये श्वास वायु की मात्रा के रूप में देखे तो अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में बटा हुआ है। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और ड, य, र, ल, व और यण प्रत्याहार महर्षि सूत्र के हिसाब से। और प्राण वायु महाप्राण में देखेंगे तो दूसरा और चौथा वर्ण स, ह और सल प्रत्याहार। ठीक है, अब लास्ट अपने तीसरा जो प्रत्याहार है, प्रयत्न है, वो कौन सा है? लास्ट है मुख अवयव द्वारा। मुख अवयवों द्वारा। मैं एक बार वर्णमाला लिख देता हूँ जिससे आपको सब समझ आ जाएगा। क, ख, ग, घ और अण, च, छ, ज, झ, अण। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, फिर है यहाँ पे आ जाएगा य, र, ल, व। फिर है श, और स, ह। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इन वर्णों को, इन टोटल वर्णों को अपन स्पर्शी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी।
स्पर्शी वर्ण कौन सा होता है और स्पर्शी वर्ण की क्या परिभाषा होती है? तो मैं बता देता हूँ। स्पर्शी वर्ण की परिभाषा कि जिन व्यंजनों का, स्पर्शी वर्ण की परिभाषा क्या होगी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा द्वारा विभिन्न स्थानों का स्पर्श किया जाता है उन्हें स्पर्शी वर्ण कहते हैं। यानी जिन वर्णों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा द्वारा विभिन्न स्थानों का स्पर्श किया जाता है उन्हें हम स्पर्शी वर्ण कहते हैं। यानी हम जब इस वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्शी वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब इनको कहते हैं अनुनासिक। इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाक के द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है। अनुनासिक, नाक के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजनों अनुनासिक कहे जाते हैं, जिसमें अण, अण, न, न, म। ठीक है। अब इसके बाद में ये जो वर्ण है इनको क्या कहते हैं अपन? इनको बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ यानी अंत, यानी बीच के वर्ण। अंतस्थ वर्ण यानी बीच के वर्ण। दो वर्णों के मतलब स्वर और व्यंजनों के बीच में जो वर्ण आते हैं उनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक है। य, र, ल, अ, व। ठीक है। अब ये इन वर्णों को क्या कहा जाता है? स उष्म वर्ण। इनको क्या कहते हैं? उष्म वर्ण। उष्म वर्ण की क्या परिभाषा होगी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय सीटी जैसी ध्वनि निकलती है उन्हें संघर्षी या उष्म वर्ण भी कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ण ऐसे हैं जैसे पार्श्विक को बोलते हैं ल। इसमें कौन सा वर्ण आएगा? ल। अब पार्श्विक जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जीभ के अलग अलग अगल बगल कर निकल जाती है उनको हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ठीक है। उसमें कौन सा आएगा? ल। अब एक और है लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण, और लुंठित में ल है, सॉरी लुंठित वर्ण आएगा र, या अपन इसको प्रकंपित भी बोल सकते हैं। प्रकंपित भी बोल सकते हैं, यानी कंपन करते हुए। आप अपने र का एक उच्चारण करो तो आपको एक कंपन करते हुए ये वर्ण निकलेगा। अब जो अन्य जो वर्ण हैं जैसे अक्ष, त्र और ज्ञ, ये इन वर्णों को हम संयुक्त अक्षर वर्ण कहते हैं। संयुक्त अक्षर वर्ण कहते हैं क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बना है। दो वर्णों के मेल से बना है। जैसे इसमें बना है क और श, इन दोनों वर्ण से बना है। यहाँ पे त और र, और ग का ज और अण, इन दो वर्णों से मिलकर बना है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये तीनों रूप समझ में आए होंगे। हम अगले वीडियो में अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।